Good afternoon all. कल हमने पैसेजेस लिए थे, आज हम क्लोज टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। पैटर्न सारे ही आते हैं एग्जाम में, तो क्लोज टेस्ट का पैटर्न भी एग्जाम में आता है। इस पैटर्न में क्या होता है, क्वेश्चन का ये एक पैटर्न है, आने का तरीका है, क्या है, पैसेज दे रखा होता है, इस पैसेज में आपको ब्लैंक दे रखे होते हैं, तो हम इजी टू डिफिकल्ट जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले आप एक या दो क्लोज टेस्ट से समझेंगे कि ये क्या होता है, इसका पैटर्न कैसे चलता है, कैसे हम इसमें आंसर सेलेक्ट करते हैं, वो लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम इसको वोकैब वाइज और ग्रामर वाइज दोनों, इसमें दोनों चीज़ें कवर होती है, तो ये टफ होता जाएगा। क्या है, देखो इसमें ये जो 1 2 3 4 जो दे रखा है ना, यहाँ ये क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है, और इसको करना कैसे होता है कि आप इस पैसेज को पढ़ेंगे और जगह जगह जो नंबरिंग दी हुई है इसके ऑप्शंस अवेलेबल होंगे हमारे पास। जैसे जो आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसके हमारे पास 4 ऑप्शंस है, ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। अब इसमें से कौन सा वर्ड सूटेबल, अब वो क्वेश्चन जो होता है वो हमको दोनों टाइप से मिलता है, ग्रामर वाइज भी मिलेगा और वोकैब वाइज भी मिलेगा, दोनों टाइप से मिलता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि ग्रामर बेस्ड ही क्वेश्चन बनता है या वोकैब बेस्ड ही बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ प्रेपोजिशन भी दे रखा है, एडजेक्टिव भी दे रखा है, वोकैब भी दे रखी है, वर्ड पावर भी स्ट्रांग होना चाहिए, इसमें सब चीज़ चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, तो 5 क्वेश्चन इसने बोले हैं यहाँ पर, उसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। इन ब्रिटेन में डैश इज वेरी वेरीड, वेरीड का मतलब जिसमें वैरायटी होती है, विभिन्न, इज वेरीड, ब्रिटेन में इज वेरीड। अब क्या वेरीड है, बात आ रही है कि क्या वेरीड है, तो उसके लिए हमने वर्ड लिया यहाँ पर, एक तो WHETHER, वेदर, वेदर क्या होता है, कंजक्शन, हाँ कंजक्शन होता है, लिखते रहना, कोई अगर वर्ड आ जाता है तो स्पेलिंग का देखना, ये भी वेदर है, ये भी वेदर है, डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, WHETHER वाला होता है तो ये कंजक्शन का काम करता है, इफ या वेदर, इफ या वेदर, और इसका पेयर किससे बनता है, इसका जो पेयर बनता है वो और से बनता है, वेदर और चॉइस पूछी जाती है, वेदर और की चॉइस होती है, तो कंजक्शन की तरह काम करता है ये। अब अगर हम बात WEATHER की करते हैं तो ये मौसम होता है। अब वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क होता है, क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, हाँ, वो क्लाइमेट जो होता है वो किसी भी जगह का एक डेफिनेट मौसम रहता है जो कि पूरे साल वहाँ का एक परमानेंसी रखता है, जिसे क्लाइमेट कहते हैं, हिंदी में जिसे जलवायु कहते हैं, तो वो परमानेंट होता है। लेकिन वेदर जो होता है वो बदलता रहता है, मौसम बदलता रहता है, ठीक है। अब ब्रिटेन की क्लाइमेट, अब क्लाइमेट तो परमानेंट होती है, क्लाइमेट थोड़ी वेरिड होती है, जो चीज़ बदलने वाली होती है वो तो क्या होगी, वो तो मौसम होगी। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर तो वातावरण होता है, मतलब जो कि पूरा वहाँ जिससे वो कवर्ड रहता है, ब्रिटेन कोई भी जगह जिससे कवर्ड रहती है एटमॉस्फेयर, तो वो बदलता नहीं है, वो भी परमानेंसी रखता है। तो ये चीज़ें परमानेंसी है, ये चीज़ कंजक्शन है, और ये चीज़ क्या है, टेम्पररी, जो कि बदलती रहती है, चेंजिंग फॉर्मेट लेती है। अब जो बदलने वाली चीज़ होती है, इसका मतलब हमने वेरीड लिखा है, इसका मतलब बदलने वाली चीज़ आएगी तो क्या आएगा, वेदर। इसका ऑप्शन कौन सा जा रहा है, बी ऑप्शन जा रहा है इसका। बी ऑप्शन, पीपल नेवर नो हाउ इट विल बी लाइक द नेक्स्ट डे, लोग नहीं जानते, कभी नहीं जानते हैं कि हाउ इट विल बी लाइक द नेक्स्ट डे, वो अगले दिन कैसा रहेगा, मौसम का कोई पता नहीं है, आज ऐसा है कल कैसा रहेगा। द समर इज डैश देन द विंटर, समर इज डैश देन द विंटर, क्या जाएगा, समर इज स्ट्रॉन्गर, हैवियर, वार्मर या कोल्डर। अब पहली बात तो देखो THAN है,
THAN कौन सी डिग्री लेती है? कंपैरेटिव डिग्री लेती है। तो यहाँ पर ये भी है, ये तो ठीक है कि इसने अपने ऑप्शन में चारों ही कंपैरेटिव डिग्री में दे दिए हैं। अदरवाइज क्या हो कि अगर मान लो कि हमारे पास एक कंपैरेटिव आ जाए और एक पॉजिटिव आ जाए, जैसे एक वार्मर आता और एक वार्म होता, तब भी हमें अलर्ट रहना पड़ेगा कि दैन हमेशा क्या लेता है? कंपैरेटिव डिग्री लेता है। तो समर जो है वो वार्मर है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। स्ट्रॉन्गर, हैवियर, हैवियर ज्यादा भारी, स्ट्रॉन्गर ज्यादा मजबूत, कोल्डर ज्यादा ठंडा, वो नहीं जाएगा। समर के लिए वार्मर जाएगा। नेक्स्ट, तो समर इज वार्मर देन द विंटर, बट इवन डैश समर द एवरेज टेम्परेचर इज ओनली 16 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन गर्मियों भी, जब तेज गर्मी पड़ रही है तब भी ब्रिटेन का टेम्परेचर हाईली कितना जा सकता है? 16 डिग्री टेम्परेचर जा सकता है। तो इवन डैश समर, इसके लिए हम प्रेपोजिशन देख रहे हैं, क्या आएगा? इन समर। क्यों आ रहा है इन? इसका भी पॉइंट लिख लो। इसका पॉइंट, हर एक के पीछे पॉइंट रहेगा, लॉजिक रहेगा। क्यों लगता है? जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले टाइमिंग्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं जिसके लिए कि वीक, मंथ और ईयर, इनके लिए हमेशा क्या लगता है? इन लगता है। तो इन वीक, इन मंथ, इन ईयर। और एक सीजन के लिए भी किसी, जैसे इन समर, इन विंटर, ठीक है। ईयर में इन 2006, इन 2007, ईयर में भी इन लगेगा। मंथ में कह सकते हैं इन जनवरी, इन फरवरी, है ना। तो इन सभी के लिए इन लगता है। एट है, इनटू, थ्रू, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, जो वार्मर आपने लिखवाया है, तो मैम कंपैरिजन जैसे हमने पढ़ा है, तो कंपैरिजन एक लेवल पे होता है, मतलब दोनों के, जैसे हम लोगों ने, आपने वर्ड्स भी हमें कराए थे। तो मैम कंपैरिजन जैसे रोड्स ऑफ पटना इज बेटर देन रोड्स ऑफ जोधपुर, कंपैरिजन इक्वल पे उनको होता है। तो मैम अगर 16 डिग्री सेल्सियस है तो मैम कोल्डर नहीं होगा? अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? समर इज देन द विंटर। अब आप कह रहे हो गर्मियां जो है वो सर्दियों से ज्यादा ठंडी हो सकती है, कोल्ड, क्योंकि सर्दियों से ज्यादा ठंडी क्या? सर्दियों में ब्रिटेन का टेम्परेचर कितना जाता है? माइनस में जाता है। और फिर गर्मियां उससे भी ज्यादा कैसे ठंडी हो जाएंगी? तो क्या गर्मियों में वो कितना? गर्मियों में 16 डिग्री जा रहा है। कंपैरिजन की बात करें, जैसे आप हाँ, कंपैरिजन पढ़ाया था ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पूछ रही हूँ कि नहीं मतलब कंपैरिजन होता है, तो ये थोड़ी है कि कंपैरिजन में आप कर रहे हो तो देन कंपैरेटिव डिग्री ले रहा है। लेकिन कंपैरिजन में अगर आपको वोकैब सेलेक्ट करनी पड़ जाए तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आप कौन से वर्ड की कंपैरेटिव। 4 कंपैरेटिव वर्ड्स है हमारे पास, वार्मर भी है, कोल्डर भी है, हैवियर भी है ना। अब आप कह रहे हो, अब आप सिंपल समझो ना कि गर्मियां जो है वो सर्दियों से देन बजाय ज्यादा, क्या गर्मियां सर्दियों से क्या वार्मर ही होंगी, है ना। ओके, देन तो 16 डिग्री, तो इवन इन समर आएगा। इन समर क्यों आएगा? क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या आएगा? इन समर आएगा, क्योंकि लॉन्ग, इन ईयर होता है, इन अ वीक होता है, इन अ मंथ होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन। अगला देखो, समटाइम्स द सन कीप्स शाइनिंग, कई बार सन लगातार चमकता रहता है। कीप्स, ये जो कीप वर्ड है ना, कीप मतलब एक तो रखना भी होता है, एक तो कीप मतलब रखना भी होता है, लेकिन एक कीप क्या दिखाता है? कंटिन्यूटी, हाँ, निरंतरता दिखाता है। जैसे आई केप्ट वेटिंग, क्या मतलब है? मैं लगातार इंतजार कर रहा था, ये कंटिन्यूटी होती है। कीप क्या दिखाता है? कंटिन्यूटी दिखाता है। क्लियर? क्या आएगा? समटाइम्स द सन कीप शाइनिंग, कई बार सूरज जो है वो लगातार चमकता रहा था। बट एट अदर टाइम्स द स्काई इज कवर्ड विथ क्लाउड्स एंड स्टार्स, और लेकिन दूसरे टाइम पर काफी बार ऐसे टाइम भी आए, अदर टाइम्स जो स्काई है वो पूरी तरह कवर हो गया है किससे? बादलों से। एंड स्टार्ट्स क्या? इट स्टार्ट्स, और शुरू हो जाती है, क्या शुरू हो जाती है? इट स्टार्ट्स रेनिंग, है ना। रेन नहीं, देखो स्टार्ट्स तो खुद वर्ब है ना। तो स्टार्ट्स के बाद जाहिर है कि आप वहां पर नाउन देने की कोशिश करोगे, रेन क्या है? वर्ब, हालांकि नाउन का काम भी करता है,
ठीक है। रेन्स तो बिल्कुल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म है, तो SEIS लगा करके वो वर्ब भी आएगी, और रेन्ड भी सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब रेन्स और रेन तो पूरे गए, है ना। रेन्स और रेन तो पूरे गए क्योंकि ये तो वर्ब चलती है। और इट स्टार्ट्स रेन, रेन नाउन है लेकिन हमको जिरंड फॉर्म पे देना पड़ेगा कि बारिश शुरू हो जाती है। इट स्टार्ट्स रेनिंग, जिरंड कहा जाता है। वर्ब में ING फॉर्म जब नाउन का काम करने लग जाए तो उसे जिरंड कहा जाता है, जिसका मतलब भी नाउन ही होता है। जिरंड फॉर्म, वर्ब का ING फॉर्म, जिरंड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, नाउन होता है, नेमिंग वर्ड ही होता है। बारिश, रेनिंग का मतलब क्या है, बारिश, केवल एक नेमिंग वर्ड। जैसे स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग का मतलब स्विमिंग कर रहा है नहीं, सिर्फ तैरना, ये एक नेमिंग वर्ड है। जैसे कुकिंग, तो कुकिंग इज अ एक्टिविटी, कुकिंग इज एन एक्टिविटी, तो कुकिंग यहाँ पर क्या है, नाउन का काम कर रहा है। तो स्टार्ट्स के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर नाउन लेंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं, इन विंटर इट इज समटाइम्स टेरिबली 5 पॉइंट है शायद, हाँ। इन विंटर इट इज समटाइम्स टेरिबली डैश स्पेशली इन द नॉर्थ टू द कंट्री। सर्दियों में कई बार ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है वो देखते हैं, स्पेशली इन द नॉर्थ टू द कंट्री, स्पेशली कंट्री के नॉर्थ हिस्से में बहुत ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देयर इज ऑफन स्नो एंड आइस। और टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा नीचे आ जाता है और वहां पर अक्सर स्नो और आइस भी हो जाता है। तो सर्दियों की बात हो रही है, सर्दियों में टेम्परेचर कितना चला जाएगा, 0 डिग्री से नीचे चला जाएगा। तो 5 नंबर पे क्या है, समटाइम्स टेरिबली कूलर, कूल्ड या चिल्ड या चिल्ड। कूलर कैसा आएगा, वापस देखो, कंपैरिजन नहीं है, वेरी गुड। इन विंटर इट इज समटाइम्स, बात सिर्फ सर्दियों की हो रही है, इसका किसी से कंपैरिजन नहीं है। समझ में आ रहा है, देखो आप यहाँ पर भी ये आपको दिखने में आपको वोकैब लग रही है, पर ये वोकैब के साथ साथ क्या यूज हो रही है, ग्रामर यूज हो रही है। आप इसको लाइट मत लेना, वही मैं कह रही हूँ कि इसमें वोकैब भी काम आती है, ग्रामर भी काम आती है, क्लोज टेस्ट दोनों को कवर करता है। अब देखो यहाँ क्या है, सर्दियों में इट इज समटाइम्स टेरिबली, बात आती है अगर वर्ड टेरिबली की, तो टेरिबली क्या होता है भाई, टेरिबली क्या है, नहीं ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेरिबली, पर्सन टेरिबली होता है, नाउन टेरिबली होता है, या काम टेरिबली होता है, काम टेरिबली होता है। जाहिर सी बात, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव, और बाकी सबकी क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। तो टेरिबली क्या है भाई, एडवर्ब है। पहला पॉइंट तो ये कि एडवर्ब है, यानी जाहिर सी बात है कि इसके बाद क्या आ सकता है, या तो वर्ब आ सकती है या एडजेक्टिव आ सकता है, क्योंकि वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। ये बात आ गई। तो टेरिबली के बाद हमें पता है कि यहाँ पर या तो एडजेक्टिव आएगा या वर्ब आएगी। तो चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं, देखो क्या है, कूलर, कूलर तब आ सकता है, ठीक है ना, जब क्या हो, हाँ देन वर्ड का कंपैरिजन होगा तब वो आएगा, ठीक है। और उसके बाद टेरिबली कूल्ड नहीं होता है, टेरिबली बहुत ज्यादा ठंडा होने को हम क्या बोलते हैं, चिल्ड बोलते हैं। कूल और चिल्ड, कूल एक सामान्य ठंडा होना होता है, चिल्ड इतना ठंडा होना होता है कि हाथ लगाते ही एकदम बहुत ज्यादा जैसे कांटे चुभ रहे, इतना ठंडा होता है। समझ में आ रहा, कूल और चिल में फर्क है, फर्क है। तो चिल्ड आ रहा है, अच्छा चिल क्यों नहीं आ रहा, तो फिर टेरिबली चिल क्यों नहीं आ रहा, चिल्ड क्यों आ रहा है, उसका भी बताओ रीजन। चिल वर्ब है, चिल्ड नाउन है। तो क्या अभी हमने क्या डिस्कस किया कि टेरिबली एडवर्ब है, और अगर टेरिबली एडवर्ब है तो एडवर्ब के बाद क्या आएगा, अभी हमने डिस्कस किया क्या आएगा, टेरिबली के बाद वर्ब आएगी ना, या एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब तो वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो टेरिबली के बाद क्या आएगा, चिल आएगा या चिल्ड आएगा, चिल वर्ब है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, जबकि आगे क्या दे रखा है, आगे क्या दे रखा है, इज आर एम, इट इज दे रखा है। इज आर एम के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म,
और थर्ड फॉर्म किसका काम कर सकती है? एडजेक्टिव का काम करती है, बताया मैंने। Yes, ma'am. जैसे मैंने कहा ब्रोकन चेयर, तो चेयर की क्या क्वालिटी है कि वो ब्रोकन है, टूटी हुई है, तो थर्ड फॉर्म किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का। तो यहाँ चिल्ड आएगा, पता पड़ा चिल क्यों नहीं आया? क्योंकि इज़ार है ना, इज़ार हम के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे कि इट इज चिल्ड, ये बहुत ज्यादा ठंडा है, इट इज चिल्ड। हम नहीं बोलते चिल्ड वाटर, बोलते चिल्ड वाटर। तो वाटर की क्वालिटी क्या है कि वो चिल्ड है। थर्ड फॉर्म किसका काम करती है? एडजेक्टिव का काम करती है, पता पड़ा। Yes, ma'am. तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके फिल करो, ऐसे आप लोग गलत कर जाओगे। हाँ, फिर देखो नेक्स्ट क्या है। The thermometer is an instrument for measuring temperature. Thermometer एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, for measuring temperature, टेम्परेचर नापने के लिए। इसका मतलब पहली लाइन से ये तो पता चल गया कि हमारा ये जो पैसेज है वो थर्मोमीटर पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। The dash form consists of a dash tube with a fine dash. The dash form, फॉर्म का मतलब देखो फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है। किसकी फॉर्म बोल रहे हैं? ये थर्मोमीटर की फॉर्म बोल रहे हैं। फॉर्म, सीन फॉर्म, अनसीन फॉर्म, हर्ड फॉर्म या कॉमन फॉर्म? कॉमन फॉर्म, यानी कि जो कॉमन मार्केट में चल रहा है, जो हम लोग यूज करते हैं, वो कॉमन फॉर्म की बात हो रही है। सीन अनसीन की बात नहीं होगी। हर्ड मतलब सुना हुआ कोई फॉर्म नहीं है, कॉमन फॉर्म है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? से बना हुआ, ये फिक्स प्रेपोजिशन। कई बार कंसिस्ट का प्रेपोजिशन पे आपको क्लोज टेस्ट मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो कंसिस्ट के दो फॉर्मेट चलते हैं। क्या क्या चलता है? कॉपी में लिख लो, नोटबुक में। क्या चलता है? कंसिस्ट के साथ ऑफ भी लगता है, कंसिस्ट के साथ इन भी लगता है। कंसिस्ट ऑफ भी होता है, कंसिस्ट इन भी होता है। कंसिस्ट ऑफ से लिखो से बना हुआ, कंसिस्ट ऑफ से बना हुआ। कंसिस्ट इन, कंसिस्ट इन उसमें होना, हाँ कंसिस्ट इन। कंसिस्ट इन का मतलब लिखो निहित होना, यानी उसके अंदर होना, उसके अंदर होना इन द सेंस उसके अंदर होना। तो द कॉमन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ डैश ट्यूब। वो ट्यूब कैसी है? ग्लास ट्यूब। अच्छा देख, यहाँ पे ग्लास ट्यूब, ब्रास ट्यूब नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, मेटल नहीं है, वो हमारी ग्लास ट्यूब है। विथ अ फाइन, विथ अ फाइन, विथ अ फाइन, विथ अ फाइन कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है? स्पेस, जिसके अंदर स्पेस हो जाए, कैविटी। ट्यूब में क्या होता है? कैविटी होती है ना, तो कैविटी स्पेस। BOAR, बोर। बोर के दो मतलब भी हो सकते हैं। एक तो पिग होता है, जंगली जो सुअर होता है उसको भी बोर बोलते हैं, और एक गहरा गड्ढा होता है उसको भी बोर बोलते हैं। BORE, ये बियर का सेकंड फॉर्म होता है बोर। बियर मतलब जन्म लेना, ठीक है, तो उसका सेकंड फॉर्म होता है बोर। मोल, हाँ, बियर का एक मतलब ये भी तो होता है सहन करना, सहन करना भी होता है, बर्दाश्त करना। बियर, बोर। MOLE, मोल। मोल का मतलब कोई दाग, मतलब जैसे जिसको कहते हैं कि कोई बड़ा तिल जो होता है बॉडी पर, उसको मोल बोलते हैं। मोल तो बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, I think so. हाँ, पर वो एक तरीके का, मतलब मैं बता रही हूँ ना, तिल टाइप का बॉडी पर जो मार्क बनता है, जो ना, जिसको मोल बोलते हैं, तो वो होता है। तो इसमें कैविटी जाएगा। ट्यूब की क्या बनती है? कैविटी बनती है। नेक्स्ट देखते हैं। वन एंड ऑफ द डैश इज ब्लोन टू फॉर्म अ बल्ब एंड द अदर इज क्लोज्ड। इसका जो एक तरफ का होता है एंड, वो ब्लोन टू फॉर्म अ बल्ब, वो किसके लिए होता है? बल्ब, वहां पर फैसिलिटी होती है बल्ब के लिए। एंड द अदर इज क्लोज्ड, और दूसरा साइड जो होता है वो इसका बंद होता है। तो वन एंड ऑफ द, किसका वन एंड? वन एंड ऑफ द ट्यूब। एज मतलब क्या होता है? किनारा। किनारा।
सेंटर, प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट, ही वेरी नेम सुंदरबंस, ही नहीं द है, ये द है। The very name Sundarbans conjures up mysterious images of unending creeks and meandering rivers. सुंदरबंस नाम सुना ही होगा आपने, है ना? वेस्ट बंगाल। कंजर्स अप, वैसे कंजर्स अप मतलब होता है कि बना हुआ है किसमें, जिसमें बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीजें होती है। वैसे भूतिया मतलब होता है इसका, कंजर का मतलब, ठीक है। तो कंजर्स अप, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीजें हैं, जिसमें इमेजेस ऑफ अनएंडिंग क्रीक्स, क्रीक्स का मतलब क्या होता है? घाटियां, घाटियां, दर्रे, जो भी है ना। तो अनएंडिंग क्रीक्स है वहां पर, काफी ज्यादा खड्डे वगैरह, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस, घुमाव है सब जगह। मेंडरिंग का मतलब भी होता है घुमाव वाली नदियां, मेंडरिंग का मतलब भी ट्विस्टिंग, जिसमें इधर मोड़ होती हुई काफी सारी नदियां हैं। डैश मार्शेस, मार्शेस का मतलब क्या होता है? दलदल। तो क्या जाएगा? फर्स्ट का, अच्छा इधर ही है। टायरसम, फियरिंग, आर्ड्यूअस या मेनासिंग? दलदल, वो दलदल कैसे है? टायरसम है, फियरिंग है, आर्ड्यूअस है या मेनासिंग है? क्या बताओ? टायरसम का मतलब, हाँ, टायरसम का मतलब क्या होता है? थकाने वाला। लिख लेना, टायरसम का एक सिनोनिम काफी पूछा जाता है, दैट इज एक्सम। टायरसम का सिनोनिम लिखो एक्सम, ये काफी ज्यादा आता है, एक्सम, IRKSOME, टायरसम का एक्सम, चिढ़ाने वाला, थकाने वाला। तो दलदल कैसे है भाई? थकाने वाला है क्या? नहीं। फियरिंग का मतलब डराने वाला, डराने वाला है, दलदल को देख करके डर लग रहा है। आर्डियस का मतलब डिफिकल्ट, है ना? आर्डियस का मतलब कठिन। अब दलदल मुश्किल है, या मेनासिंग, या जो है एक थ्रेटनिंग का सेंस दे रहा है। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का सेंस, मेनासिंग इन द सेंस थ्रेटनिंग, धमकाने वाला। कैसे मतलब थ्रेट कैसे मिलती है कि अगर आप इसके पास गए और उसमें अगर आपने पैर डाला तो आप उसमें गए, तो एक थ्रेटन का सेंस जाता है, तो मेनासिंग जाएगा। थ्रेटनिंग, धमकाने वाला, धमकाने वाला कह सकते हैं, या जिससे आपको एक डर के साथ साथ एक चेतावनी मिले। डर प्लस चेतावनी का सेंस जाता है, उसे हम धमकी कहते हैं, थ्रेटन करना, ठीक है, धमकाना जिसको बोलते हैं। तो मेनासिंग जाएगा यहाँ पर। तो दलदल कैसे है? मेनासिंग है। एंड स्वैम्स, स्वैम का मतलब भी क्या होता है? दलदल होता है। स्वैम्स कवर्ड विद डैश फॉरेस्ट, कैसे फॉरेस्ट है? इम्पेनिट्रेबल है, इम्पॉसिबल है, एक्सेसिबल है या पेनिट्रेबल है? इम्पेनिट्रेबल है, ठीक है। कैसे है? इम्पेनिट्रेबल का मतलब लिखो, दैट कैन नॉट बी पियर्स्ड, पास नहीं कर सकते, जिसको हम पास नहीं, जिसे भेदा ना जा सके, अभेद्य। इसका वन वर्ड भी आता है, जिसे दैट कैन नॉट बी पियर्स्ड, जिसे भेदा ना जा सके, दैट इज इम्पेनिट्रेबल। अब जंगल कैसे इम्पेनिट्रेबल है? इम्पॉसिबल फॉरेस्ट तो नहीं होगा ना, इम्पॉसिबल फॉरेस्ट नहीं होगा। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है? पहुंच लेना, एक्सेस करना मतलब किसी चीज को पा लेना। अब जंगल में आप हो तो एक्सेसिबल कैसे है? वो जंगल में तो आप हो ही हो, ठीक है। पेनिट्रेबल का मतलब जिसे पार किया जा सके, भेदा जा सके, पियर्स किया जा सके। तो यहाँ के सुंदरबन के जो फॉरेस्ट है वो कैसे है? इम्पेनिट्रेबल है। तो आ जाओ भाई, with impenetrable forest, the wonder of nature, the mangrove acts as a natural against the tidal waves and cyclones. The wonder of nature, ये जो यहाँ पर नेचर का वंडर आप देखते हैं, इतने सारे क्रीक्स वगैरह आप यहाँ पर देख रहे हैं, दलदल, जंगल, सभी चीजें देख रहे हैं, नेचर। द मैनग्रोव, बड़े बड़े पेड़ देखते हैं यहाँ पर, ओके, और एनिमल्स देखते हैं। एक्ट्स एज अ नेचुरल, नेचुरल किसका काम करते हैं? एक्ट्स एज अ नेचुरल
अगेंस्ट द टाइडल वेव्स। टाइडल वेव्स और साइक्लोन्स के अगेंस्ट काम करते हैं, बैरियर की समथिंग आएगा मैम। अगेंस्ट काम करते हैं। ये जो आप यहाँ पर ये जो नेचुरल चीजें देखते हैं, ये टाइडल वेव्स यानी कि जो लहरें आती है ना वहां से, अरब सी से, तो वहां, और साइक्लोन से किसका काम करते हैं? डाइक का काम करते हैं, डैम का काम करते हैं, सेफ गार्ड का काम करते हैं, माउंटेन का काम करते हैं, सेफ गार्ड का काम करते हैं। वही तो बैरियर की समथिंग आ रहा है। बैरियर मतलब सेफ गार्ड। कैसे? मतलब यहाँ पे जो बड़े बड़े जो जंगल देख रहे हो आप, या जो नेचर देख रहे हो, जब ये साइक्लोन्स आते हैं, पास में इसके समुंदर है ना थोड़ा आगे, तो जो समुंदर में साइक्लोन्स आते हैं या टाइडल वेव्स आती है, तूफानी जो भी लहरें आती है, ठीक है, उन सब से ये बचाव का काम कर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक सेफ गार्ड का काम करते हैं। डाइक का मतलब क्या होता है? वो कैप भी लिखते रहना साथ में। डाइक का मतलब क्या होता है? डाइक का मतलब होता है बांध। डैम का मतलब भी बांध, सिनोनिम्स है ये। बड़ा लेवल पे होता है डाइक, हाँ, छोटा ऐसा कुछ होता है। मतलब इन द सेंस कि पानी को रोकने का काम डाइक भी करता है, डैम भी करता है। माउंटेन, ठीक है, हाँ। देन आ जाओ, that dash this delta, that dash this delta and wash away huge tracts of land। ये वो waves और cyclones होते हैं, है ना। दैट किसके लिए आया है यहाँ पर? देखो दैट आया, दैट किसके लिए आया है? दैट इन वेव्स और साइक्लोन्स के लिए आया है। इन वेव्स और साइक्लोन्स को आगे डिफाइन किया जा रहा है, और हमेशा जब किसी कुछ चीज को डिफाइन करते हैं तो किससे डिफाइन करते हैं? दैट से डिफाइन करते हैं, ध्यान रखना। तो दैट से डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पर जो मैंग्रोव और वंडर ऑफ नेचर कह सकते हैं, ये चीजें क्या करती है? एक नेचुरल सेफगार्ड का काम करती हैं अगेंस्ट द टाइडल वेव्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है ना, कोई भी समुद्री लहरें आ रही है उसके खिलाफ, वो समुद्री लहरें, वो साइक्लोन्स जो कि, वेरी गुड, जो कि, है ना, इसको डिफाइन कर रहे हैं। दैट डैश दिस डेल्टा, जो कि इस डेल्टा को, जो कि इस डेल्टा को क्या कर देती है? जो कि इस डेल्टा को, बताओ भाई, रिस्टोर करती है, रेस्क्यू करती है, रैविश करती है, रैवेज करती है। क्या करती है? रिस्टोर करती हैं, रेस्क्यू करती हैं, रैविश करती हैं, रैवेज करती हैं। रिस्टोर तो मतलब वापस वो ओवरकम। रिस्टोर मतलब तो गिव बैक। हाँ। लिख लेना कॉपी में, इसकी मतलब बचाना, बचाओ। लिख लो, कॉपी में लिखो भाई, ऐसे नहीं आता उसको लिखो, नोटबुक में नोट करते जाओ, बातों से तो कुछ होगा नहीं। रिस्टोर का मतलब लिखो गिव बैक, रिस्टोर का मतलब लिखो गिव बैक, रेस्क्यू मतलब बचाना, रेस्क्यू मतलब सेव, बचाना, रेस्क्यू का मतलब बचाना। रैवेज या तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विनाश की, डिस्ट्रक्शन की, तो उसका वर्ड है रैवेज, है ना, विनाश कर रही है। क्या वर्ड जाएगा? देखना यहाँ पर क्या वर्ड है कि ये जो वेव्स और साइक्लोन्स हैं, ये क्या कर देती है? रैवेज, विनाश कर देती है इस डेल्टा का, एंड वॉश अवे, और बहा ले जाते हैं। क्या बहा ले जाती है? क्या बहा ले जाती है? वॉश अवे ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा। मतलब अगर ये सेफगार्ड ना बन के खड़े हो तो जनरली क्या होता है कि ये जो लहरें होती है वो क्या कर जाती है? बर्बादी कर जाती है, विनाश करती हैं, साइक्लोन्स जो आते हैं और बहा ले जाते हैं जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा। 14 नंबर पर डैश एंड डैश ह्यूमन लाइफ एंड फ्लोरा एंड फोना, क्या जाएगा? और ह्यूमन लाइफ को और फ्लोरा एंड फोना को क्या कर देती है? एंडेंजरिंग, एनकरेजिंग, डिसरिगार्डिंग या रेजिस्टिंग, एंडेंजरिंग, खतरे में डाल देती है ह्यूमन लाइफ को भी, फ्लोरा इन द सेंस की वेजिटेशन को भी, एंड फोना इन द सेंस एनिमल्स को भी, सभी को। तो उन सब के खिलाफ यहाँ की जो नेचर है वो एक सेफ गार्ड का काम कर रही है। क्लियर? एंडेंजरिंग मतलब क्या होता है? खतरे में डाल। देखो मेरी बात सुनो, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी 10 क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं और एफकेट में भी बनते हैं। क्या है डेंजर का मतलब? क्या होता है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये? डेंजर नाउन है, नेमिंग वर्ड ही तो है। डेंजर मतलब खतरा, नाउन है। अच्छा, डेंजर से क्या वर्ड बना?
डेंजरस क्या है? खतरनाक। हिंदी थोड़ी पूछी मैंने, एडजेक्टिव मतलब पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है, एडजेक्टिव है ना। हाँ मैम एडजेक्टिव OUS। डेंजरस, ठीक है, डेंजरस सिचुएशन है ना, डेंजरस एनिमल तो डेंजरस। ओके, अब इसकी वर्ब क्या बनेगी? खतरे में डाल देना, खतरे में डाल देना, दैट इज एक्शन। एंडेंजरिंग जो कि खतरे में डाल देती है। एनकरेजिंग, नहीं पावे नहीं, उकसाना होता है। है ना, एनकरेज मतलब हिम्मत बढ़ाना, उत्साह देना। उत्साह बढ़ाना, दैट उकसाना नहीं होता, उकसाना इज प्रोवोक। प्रोवोक अलग होता है, एग्रीवेट होता है, उकसाने के लिए एग्रीवेट होता है, एनकरेज नहीं होता। एनकरेज मतलब हिम्मत बढ़ाना। अच्छा, एनकरेज में क्या वर्ड है? करेज क्या होता है? साहस। दैट इज कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन है। अच्छा, करेज से क्या वर्ड बनता है? करेजियस क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। डिसरिगार्डिंग, डिसरिगार्डिंग मतलब तो क्या मतलब होगा डिसरिगार्डिंग का? इससे मतलब नहीं होना। रिगार्डिंग का मतलब इस बारे में बात करना, और डिसरिगार्डिंग मतलब इसको डिसरिगार्ड करना, मतलब इसको हटा देना, ठीक है, इसको इग्नोर करना, तो डिसरिगार्डिंग में नहीं। रेजिस्ट मतलब क्या होता है? रोकना, रेजिस्ट। नहीं पता लिख लेना, रेजिस्ट मतलब स्टॉप, ठीक है। रेजिस्ट का फिक्स प्रीपोजिशन जो ज्यादा आता है एग्जाम में क्या बनता है? फ्रॉम। रोकने के लिए क्या बनता है? फ्रॉम। रेजिस्ट फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम, सेव फ्रॉम, फ्रॉम लगता है साथ में। ओके, तो ये हमारा हुआ, यहाँ हो गए ना सारे। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। खत्म नहीं होगा, बीच में छोड़ना पड़ेगा, 5 मिनट बचे, बीच में छोड़ना पड़ जाएगा, लेंदी है। तो आपने देखा कि हमने जो क्लोज टेस्ट ले रहे हैं वो हमने पहले मैंने आपको 1 या 2 क्लोज टेस्ट पर थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन अभी धीरे धीरे वोकैब और ग्रामर को इसमें, और लेंदी होता जाएगा क्लोज टेस्ट, तो आपको इस पे थोड़ा वोकैब वाइज भी परफेक्शन लेना है, क्योंकि सारे एग्जाम में आने वाली चीज़ है, एक एग्जाम की बात नहीं हो रही है। तो वोकैब पार्ट को लेकर के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है ये, ठीक है, और ग्रामर पार्ट दोनों को लेकर के। डन, तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम कल। थैंक यू ऑल।